अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साइमा ख़ान और मैं लाइव चैट के साथ तारिक मिर्ज़ा के साथ जो है वो हाज़िर हूँ। उन्हें मैंने कहा है कि वो लाइव आएँ मुझे कॉल पे और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट सेंड की है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर हम आज उनसे बातचीत करते हैं। होपफुली उनको रिक्वेस्ट चली गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर भी रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। तारिक साहब, आपको रिक्वेस्ट आ गई है? जी, आप मेरी लाइव कॉल को तो देख रहे हैं, आपको मैं लाइव नज़र आ रही हूँ। मैं अपने ग्रुप में लाइव पे हूँ ना, तो आप देखेंगे तो आपको मैं लाइव नज़र आ रही होंगी। हेलो इकरा, कैसी हो? सॉरी, मैं अपने गेस्ट को थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ, उन्होंने ज्वाइन करना है। वालेकुम अस्सलाम। तो आप मेरी लाइव पे आएंगे तो फिर आप ऐड होंगे ना, आप मेरी लाइव पे ही नहीं है। बाकी गेस्ट आ गए लेकिन आप नहीं हैं। आप मेरे ग्रुप पे, आपको मैं लाइव नहीं आ रही, आपको टैग भी किया हुआ है, नोटिफिकेशन में देखें आप। मैं प्यारी हूँ। जी बिल्कुल प्यारी हो आप। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ तारिक साहब का, इसीलिए मैंने 4 बजे से थोड़ा सा पहले आके ज्वाइन किया है, ताकि अगर कोई टेक्निकल इशू हो तो उसको देख लें। तारिक साहब, आप मेरे ग्रुप में मुझे लाइव देख रहे होंगे, मैं ऑलरेडी लाइव हूँ अपने ग्रुप में। नोटिफिकेशन में जाएं, आपको आ रहा होगा कि साइमा हैज टैग्ड यू। तारिक साहब कह रहे हैं कि वो पुराने दौर के लोग हैं, तो मैं भी बिल्कुल नए दौर की नहीं हूँ, मैं भी बहुत पुराने दौर की हूँ। देख रहे हैं आप मुझे लाइव? अच्छा, तो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है स्क्रीन पे कि मैंने आपको इनवाइट भेजा हुआ है? इवन आप लाइव में देखें, आपको नीचे एक टैग नज़र आ रहा होगा जिसमें एक बंदे की होगी और नीचे एक छोटी सी एक और बंदे की स्क्रीन बनी होगी। लेकिन आप मेरे पास लाइव नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों आप नहीं आ रहा कि आप लाइव हैं। आप मेरे साथ हैं कॉल पे। आप मुझे उस पर कोई वो भेजें, लाइक करें, मेरी लाइव कॉल को लाइक करें, कोई कमेंट लिखें। अस्सलाम का चलें, ये अब मुझे लग रहा है कि जी जी जी, मैंने फिर आपको एक्सेप्टेंस भेजी, 1 मिनट रुकिएगा, वो आपको ऐड कर रहा है। काशिफ कादरी, हाउ आर यू? ये आ गए तारिक साहब, वेलकम टू द कॉल। देखें, इट वाज वेरी वेरी इजी। आपकी आवाज नहीं आ रही तारिक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ठीक है, आवाज आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड फॉर्मली वेलकम। आपको मेरी आवाज आवाज आ का रही है? मसला हो रहा है, अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आप एयरफोन भी यूज कर सकते हैं, एयरफोन भी यूज। थोड़ी सी हल्की सी आवाज आ रही है, बिल्कुल बहुत कम सी आप आवाज आ अपनी रही है। वॉल्यूम को तेज करें ना मोबाइल के। नहीं, वॉल्यूम तो पूरा खुला हुआ है। आपको आवाज आ रही है मुझे मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है और बहुत तेज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा।
मुझे नहीं, फुल आपका आवाज आ रही है। वॉल्यूम थोड़ा सा इसमें है, मुझे पता नहीं किस वजह से कम आ रही है। अच्छा, चले, आप थोड़ी सी हल्की हल्की एयरफोन, आपको आवाज आ रही है। अच्छा आप एयरफोन भी यूज एयरफोन कर शायद सकते हैं। मेरे पास नहीं रखा हुआ अभी इस वक्त। अच्छा, जी कोई मसला नहीं है। बस आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, अभी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, हल्की हल्की ओके, आ रही है। तो तारिक साहब को पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। तारिक साहब सिडनी में बेस्ड होते हैं, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं। उर्दू लिटरेचर के गुरु हैं, बुक्स लिखी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 4 बुक्स लिख चुके हैं। और अभी इनकी एक नई बुक जो है जिसकी लॉन्च जो है आई थिंक वो 14 जुलाई को है, जिसका नाम है दुनिया रंग रंगीली। बड़ा मजे का नाम है, दुनिया रंग रंगीली। वैसे भी वाकई में रंग रंगीली दुनिया है। और तो इसकी लॉन्च इनकी जुलाई 14 को है। पाकिस्तान से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तारिक साहब का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। एम आई राइट तारिक साहब? जी जी, मेरा तल्लक इस्लामाबाद से है। जी जी, इस्लामाबाद से इस्लाम। है। जी जी। तो थोड़ा सा आप अपनी बुक्स के बारे में बताएं। आपकी एक बुक है जो कि हज के ऊपर आपने अपने एक्सपीरियंस लिखा है, जो कि सफरे इश्क के नाम से है। और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को। जी, मेरी 4 किताबें हैं, ये मेरी चौथी किताब है। मेरी जो पहली किताब थी वो 2008 में पब्लिश हुई थी, वो इस्लामाबाद से ही पब्लिश हुई थी, और उसका नाम था खुशबू का सफर। और वो मेरा यूरोप का सफरनामा था जो मैंने सन 2000 में किया था, 2000 में। तो फिर उसको लिखते लिखते, फिर कंपोज करते, फिर 7-8 साल गुजर गए। फिर वो दोस्त पब्लिकेशन वालों ने छापी थी, जो पाकिस्तान का बड़ा मायानाज पब्लिकेशन है इस्लामाबाद में, जो फराज अहमद फराज की किताबें छापते थे, अहमद फराज साहब की। That's good. तो उन्होंने छापी थी। फिर उसके बाद में काफी वक्फा रहा। फिर 2013 में मेरी दूसरी किताब आई थी जो मेरे अफसानों का मजमुआ था। और वो जो अफसाने जो मुख्तलिफ रसायलों, अदबी जरीदों में पहले से छपते रहे हैं, उनको कंपाइल करके फिर उसको एक किताबी शक्ल में शाये किया था 2013 में, और उसका नाम था तलाशे राह। और उसके बाद मेरे पास वैसे रखी भी हैं, क्योंकि मैं तारफ करा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये तलाशे राह है, जो मेरी दूसरी किताब है। जिसका पहली वाले का मैंने जिक्र किया था वो है खुशबू का सफर, जो मतलब 2008 में पब्लिश हुई थी। तो फिर उसके बाद 2016 में मेरा जो एक और सफरनामा था, ये हज का सफरनामा था। जो हज हमने किया था 2013 में, मैं और मेरी वाइफ ने, तो वो उसको फिर लिखा था मैंने। तो वो 2016 में इदारा मार्फ इस्लामी जो लाहौर में, उन्होंने शाये किया था। काफी बड़ा आपको पता है वो इदारा। तो वो 2016 के बाद फिर मेरा सफर चलता रहा सिलसिला। तो उसके बाद एक नई जो किताब अभी 5-6 महीने पहले आई है, ये जो पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा है छापने के लिहाज से, किताबें छापने वालों, पब्लिशर जो है वो संग मील पब्लिकेशन, जो मुस्तनसर सेंतारड़ और इस तरह के, अशफाक अहमद, कुदरतुल्लाह शाहब और इस तरह के बड़े बड़े राइटर की सिर्फ किताबें छापते रहे। तो मेरी खुशनसीबी है, या मैं अपने आप को ऑनरेबल समझता हूँ कि उन्होंने मुझे उसमें शामिल किया और मेरी किताब को। तो ये हाल ही में आई। तो अब ये चौथी जो किताब है उसका नाम है दुनिया रंग रंगीली। ये है 3 मुल्कों का सफरनामा है, जिसमें थाईलैंड है, जापान है और न्यूजीलैंड है। ओके, दैट्स गुड। तो ये, तो तो इसकी ज्यादातर तकरीबन आपकी रनमाई जो है ना वो कुछ अरसा पहले। जी जी, आप कुछ कह रही थी। ज्यादातर आपकी बुक सफरनामे से रिलेटेड है। जी जी, 3 जो उसमें सफरनामे हैं, तो एक जो है वो कहानियों का अफसाना है, मजमू है। बिल्कुल। तो बस मुझे दोनों चीजों का शौक है, सफर करने का भी शौक है और उस पर लिखने का भी शौक है। तो आई तो थिंक पाकिस्तान में मुस्तनसर हुसैन तारड़ हैं जो ज्यादातर सफरनामे उन्होंने शाया किए हैं। ये मुस्तनसर सेंतारड़ जो है ना वो सबसे पॉपुलर है। उनके अलावा भी काफी लोगों ने लिखे हैं। मुस्तनसर साहब जो है ना वो खुशकिस्मत है कि वो उनकी जो नाम उनका वो बहुत मशहूर हो चुका है। उन्होंने बहुत सारे लिखे भी हैं, और प्लस उनका जो पहले टीवी में भी काम करते रहे हैं, एज ए एक्टर भी काम किया उन्होंने, एज ए राइटर भी काम किया, ड्रामा राइटर भी काम किया, और एज ए होस्ट भी काम किया। आपको पता है कि मुस्तनसर साहब जो है ना पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री के सबसे पहले मॉर्निंग शो होस्ट करने वाले थे। अब तो कितने सारे बहुत चैनल हैं आगे और है कितने तो सारे मॉर्निंग शो होते हैं। बिल्कुल। तो इन सब के जो बाबा थे वो मुस्तनसर सेंतारड़ साहब थे। तो उनका चूंकि नाम उसकी वजह से पहले से मशहूर था,
तो माशाल्लाह किताबें अच्छी लिखी तो वो मजीद मशहूर हुए, और भी काफी लोग हैं। तो माशाल्लाह वो अच्छा अच्छा काम हो रहा है हर तबके में, दैट्स हर ग्रेट। मतलब मैं शोबे में जी, समझता हूँ कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान में अपने अच्छा काम हो देखने रहा है। कुछ वालों लोगों से के काम हमें पहुंचता नहीं है, हमारे सामने नहीं आता, जी नजर बिल्कुल, नजर नहीं यहाँ मैं आता। अपने देखने वालों से दरखास्त करूंगी कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तारिक साहब से तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नाजबाजी ने हमें ज्वाइन किया, शी इज माय कजिन फ्रॉम कनाडा, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और हुमा शुएब आपको सलाम कह रही हैं और पूछ रही हैं आप कैसे हैं। तो थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तारिक साहब। ये जो आपकी बुक आ रही है दुनिया रंग रंगीली, तो इसके बारे में बताएं, कब है इसकी लॉन्च, और अगर कोई पाकिस्तान में या ऑस्ट्रेलिया में उसे खरीद के पढ़ना चाहे तो किस तरह से खरीद सकता है? जी जी, इसके इस बुक के जो, मैं पहले तो थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि इसकी जो लॉन्च है ना वो ओवरसीज में 3-4 मुल्कों में पहले हो चुकी है, ओके। ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई थी। तो इससे पहले ये डेनमार्क में, स्वीडन में, नॉर्वे में, और कतर में, दोहा में अभी अप्रैल में 2 महीने पहले हुई है। ओके। तो वहाँ काफी जो बड़ी बड़ी अदबी तंजीमें उन्होंने इनके तकरीबात की थी। तो यहाँ पर उर्दू इंटरनेशनल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से उर्दू तंजीम है, सबसे बड़ी तंजीम है, वो कर रहे हैं। और 14 जुलाई यहाँ पर सिडनी का एक रेस्टोरेंट है, चीमा का ढाबा, उसके हाल में यहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम ये। और सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। दुआ कीजिएगा कि यहाँ पर भी उसी तरीके से, शानदार तरीके से हो इंशाल्लाह, जैसे वहां पर नॉर्वे में और अगर हम दूसरी जगहों पे सिडनी में हुई है। होते तो जरूर आते और जी हाँ, मुझे इंशाल्लाह। भी है कि ये असल में यहाँ पर फासले इतने ज्यादा हैं कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है ना, एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना बहुत मुश्किल है। जब मैं यूरोप में था तो वहां मैंने देखा है कि वहां बहुत आसानी से लोग बिल्कुल, इधर बाय उधर रोड चले जाते हैं, निकलते हैं और पहुंच चले जाते हैं। जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ट्रेन्स भी हाँ, बहुत अच्छी हैं। वो तो ऐसा ही है कि अभी मैं अप्रैल में वहां पर था तो शाम को वहाँ एक काफी मशहूर राइटर भी हैं, सहाफी भी हैं, अदीब भी हैं, वो मुझे घुमाने के लिए दो दोस्तों के साथ लेके निकले। तो कहने लगे कि आपके पास पासपोर्ट है? मैंने कहा नहीं, वो तो मैं होटल में छोड़ के आया हूँ। तो कहने लगे आपके पास पासपोर्ट होता तो अभी हम स्वीडन के चक्कर लगा के शाम को वापस वापस आ जाते ना। बिल्कुल। तो सामने ही था वो। बिल्कुल। तो वहां तो इतने नजदीक नजदीक है कि वो दिन में कई लोग जाते हैं काम करके, शाम को शाम वापस को दूसरे वापस मुल्क में चले आते हैं। जाते उनका हैं। ट्रेन सिस्टम भी बहुत अच्छा है उस हिसाब से, इंटरसिटी जो उनकी जी ट्रेन हाँ, सिस्टम है। नजदीक नजदीक है, ट्रांसपोर्ट का भी काफी अच्छा बंदोबस्त है। हमारे यहाँ जितने फासले हैं वहाँ इतने फासले नहीं है, और ट्रैवलिंग का काफी वो इजी रहता है। छोटे छोटे मुल्क हैं, इतना वो है नहीं। 1 घंटे से ज्यादा कहीं भी नहीं लगता अगर बाई एयर जाए आप। नॉर्वे से मैं गया हूँ अपना स्वीडन, वहां से 1 घंटा लगा। स्वीडन से मैं आया हूँ वापस डेनमार्क, वहां से भी 1 घंटा लगा। अगर बाई ट्रेन जाते हैं तो 4-5-6 घंटे में वहाँ उस तरह से भी पहुंच जाते हैं, एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल में। आप जितनी देर में यहाँ से कैनबरा जाते हैं, वहां से वो दूसरे मुल्क में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। जब कैनबरा यहाँ से मतलब वहां से तो आपसे तो खैर मेलबर्न से तो वहां से काफी हाँ दूर है। बिल्कुल सही। सिडनी वालों से 3-4 घंटे यहाँ से भी लग जाते हैं। बिल्कुल सही। तारिक साहब मुझे एक बात बताएं, आजकल का जो दौर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो जब आप ट्रेन में भी सफर करें या कहीं पे भी जाएं तो आप देखते हैं कि लोगों ने हाथों में बुक्स उठाई हुई है और वो काफी रीडिंग करते हैं। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो है वो काफी रुझान है रीडिंग का। लेकिन हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मैंने नई जनरेशन को हाथ में सिर्फ मोबाइल पकड़े ही देखा है। बहुत कम मैंने देखा है कि कोई फेसबुक पे या किसी पे कोई बुक का रिव्यू डाल रहा हो या किसी अच्छी किताब के बारे में लिख रहा हो या कोई एक्सपीरियंस किताब का शेयर कर रहा हो। तो रीडिंग हैबिट्स नहीं है पाकिस्तानियों में, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? आपने इतना इम्पोर्टेंट सवाल किया कि मैं तवक्को नहीं रख रहा था। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी मैं अभी जब से वो मुलाकात आपसे बात हुई है मैं सुनता हूँ, आपको बड़ी अच्छी सीरियस किस्म की बातें और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो कौमी एक वैल्यूज हैं, या हमारा जो कल्चर है, या हमारी जो सोच है वो किस तरफ जा रही है, ये उसका एक इशारा किया आपने। देखे ना कि किताबों से जो ताल्लुक जिस कौम का खत्म हो जाता है, उस कौम का ताल्लुक जो है ना वो नाजुक मजाजी से, बहुत सारे इखलाकी और माशी जो आपकी वैल्यूज से, आपकी जो कल्चर है, आपकी तहजीब है, आपका तमद्दन है, आपका जो अदब है, उन सब से आपका ताल्लुक खत्म हो जाता है। आपके अंदर जो एक सॉफ्टनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो किताबें जो है ना इंसान को, मैं समझता हूँ कि मुकम्मल इंसान बनाती हैं। और किताबों के बगैर जो है ना वो इंसान की शख्सियत ही मुकम्मल नहीं होती।
वो एक दौर था पाकिस्तान में भी। हमने तो खैर, आप तो छोटे हैं, लेकिन हमने देखा था कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो शहरों में, गली मोहल्लों में छोटी छोटी लाइब्रेरियां हुआ करती थी, छोटी छोटी किताबों की दुकानें होती थी। उन लाइब्रेरियों से 50 पैसे में या 1 रुपए में हम किताब जो है ना वो उधार होता है ना, बारो करके लेके आते थे। और उसकी इब्न सफी की जो इमरान सीरीज और वो सारी बिल्कुल। किताबें मैंने वहां से ऐसे ही पढ़ी थी। वो अब खत्म हो गई हैं, वहां रवाज ही खत्म हो बिल्कुल गया है सही कह किताबों का। लाइब्रेरियां खत्म हो गई हैं, दुकानें खत्म हो गई हैं, किताबें खरीदने का रवाज खत्म हो गया, बल्कि पढ़ने का रवाज खत्म हो बिल्कुल गया। घर में रखी होगी फिर भी कोई नहीं नहीं पढ़ता। पढ़ते। उसकी पहले भी रिवाज कम था पढ़ने का, ऊपर से जो थोड़ी बहुत कसर थी वो मोबाइल फोन ने, जैसे आपने बताया ना, वो पूरी कर दी है। तो अब तवज्जो इस तरफ हो जाती है, इस पे इंटरेस्टिंग चीजें लगी रहती हैं और किताबों का वो सिलसिला खत्म हो रहा है, जिससे मैं समझता हूँ बहुत नुकसान है। हालांकि यहाँ पर भी मोबाइल फोन पूरी दुनिया में आपको पता है कि ये एक वबा की तरह फैला है, लेकिन इन लोगों ने फिर भी किताबों की वो चीजें खत्म नहीं की। यहाँ लाइब्रेरियां अभी भी आबाद हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं, किताबें बारो करते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ते भी हैं, किताबें खरीदते भी हैं। अभी भी आप ट्रेन में यहाँ सफर करें सिडनी में या मेलबर्न में, तो आपको कुछ लोगों के हाथ में किताबें नजर आएंगी। बिल्कुल लेकिन पाकिस्तान में बड़े से बड़ा जो राइटर है वो उसी जो आपको इससे अंदाजा होगा कि उसकी जो किताब छपती है वो 500 से ऊपर नहीं होती, और वो भी किताबें बिकती नहीं है। हम्म। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किताबों की क्या हालत है। और उससे अंदाजा होता है कि आपका जो माशरे में है ना, वो लोगों के जो जहनी तौर पर जो कैफियत है, लड़ाइयाँ झगड़े, अदम बर्दाश्त और एक दूसरे पर गुस्सा करना, क्योंकि ये अंदर का जो किताबों की जो चीजें आपको ठीक करती थी वो उसको छोड़ा है, तो हमारे अंदर ये चीजें पैदा हुई हैं। बिल्कुल। ऐसे बदकिस्मती कह सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त नासिर हुसैन साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं, और वो बिल्कुल आपके बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो तारिक साहब मुझे बताएं कि नई जनरेशन में इस रीडिंग हैबिट को किस तरह से जनरेट किया जाए। एज आपके हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी नई जनरेशन के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां वो पढ़ें। क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि जब हम अपने बहुत अच्छे टीचर्स के साथ होते थे तो मैंने उनसे यही सीखा कि दुनिया में 3 चीजें होती हैं जिनसे आप सीखते हैं। नंबर 1, ट्रेवलिंग से। आप जितना सफर करते हैं उतना आप लर्न करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को, सोसाइटीज को, नॉर्म्स को, कल्चर्स को, एक्सेट्रा। दूसरी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा सीखते हैं वो होती है रीडिंग, यानी कि पढ़ के, यानी कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनसे आप लर्न करते हैं, जो वो आपको किताबें पढ़ के आती है। तीसरी चीज जो होती है वो होती है कि ऐसे लोगों की कंपनी में रहना और सोहबत में रहना जो कि बहुत दानिशमंद पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब आप उनके साथ उठते बैठते हैं तो आपको बड़ी अच्छी लर्निंग होती है। तो ये 3 चीजें कही जाती हैं कि अगर आप दुनिया में सीखना चाहते हैं, कम टाइम में कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये 3 हैबिट्स जो है वो अपने अंदर लेके आए। तो आप क्या कहते हैं कि हम किस तरह से नई जनरेशन में इस रीडिंग हैबिट को क्रिएट करें? पहले तो मैं आपको, इतना जबरदस्त सवाल आपने, और इतना जो उसका बैकग्राउंड है, ये तीनों जो आपने जो चीजें बताई हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शिबली नौमानी साहब ने जो हमारे बहुत ही मशहूर आलम भी थे और शायर भी थे, उन्होंने लिखा था कि एक वक्त ऐसा था कि किसी आलम को आलम नहीं समझा जाता था जब तक उसने सफर न किया सफर हो। न की। तो सफर के हवाले से आपने पहली बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस्ताद उस्ताद ही होता है, उसकी कोई, उसका कोई मुतबादल नहीं है। और किताब की जो अहमियत है उस पर कोई वो नहीं है। तो ये तीनों चीजें अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। जो जहाँ तक किताब की अहमियत है या मताले की आदत डालने की अहमियत है, वो चूंकि ऑस्ट्रेलिया में रहकर हमने ये चीजें सीख ली हैं, हमने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाए हैं या बच्चों ने यहाँ पर तालीम हासिल की है, तो हमें अंदाजा है कि ये लोग क्या करते हैं। इसी से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। अब देखें ना कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल जाने से भी पहले छोटी छोटी ऐसी किताबें उनको ला कर दी जाती हैं जो बेशक उनको पढ़नी भी नहीं सही तरीके से आती, लेकिन उसमें तस्वीरों की मदद से कुछ इंटरेस्ट पैदा होता है किताबों में, तो वो उन किताबों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं उस उम्र से ही। बिल्कुल। उसके बाद उनकी माँ या बाप उनको थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, तो उनको और इंटरेस्ट पैदा होता है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जो पहली या दूसरी में, उनको बाकायदा टीचर्स भी और पेरेंट्स उनको लाइब्रेरी में लेके जाते हैं और वहां से किताबें बारो करके लेके आते हैं, जो उन्हीं की एज से मुतल्लक होती हैं, जो इंटरेस्टिंग किस्म की होती हैं। वहां से उनकी आदत पड़ जाती है।
फिर स्कूल में भी इनको बाकायदा कहा जाता है कि आप किताबें पढ़ें और उनके ऊपर लिखें कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं और उसमें क्या था। हम्म। तो इस तरह से टीचर्स, पेरेंट्स, लाइब्रेरी और एक पूरी जो सोसाइटी होती है उन बच्चों को आदत डालती है और वो आस्ता आस्ता आगे जाकर वो आदत जो है उनकी डेवलप हो जाती है। और यूं आदत जो है ना, आपको पता है कि एक आदत आप इंसान को पड़ जाए तो फिर वो जान नहीं छूटती। जैसे हमारी आदत है, किताबें पढ़ने की आदत थी शुरू से, तो उसी से ये सिलसिला आगे बढ़ा था। तो आदत बचपन से ही की जा सकती है और मेरे ख्याल में यहाँ पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जो लोग ये करते हैं बस वही कुछ किया जाए तो ये किया जा सकता है। बस आप देख लें कि पाकिस्तान में हम अगर जाते हैं या बच्चे हैं तो सिलेबस के अलावा कोई किताब वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो फिर ये पेरेंट्स का या टीचर्स का या हमारे जो सिलेबस है या निज़ाम तालीम है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है कि उनका तरीकाकार बेहतर किया जाए, बच्चों को इस तरफ लाया जाए, रटी रटाई चीजों की से हटकर। जैसे असाइनमेंट दी जाती है, आप बहुत सारी किताबें बारो करें, उसमें से ये चीजें ढूंढें और फिर असाइनमेंट तैयार करके लाएं, ना कि एक रट्टा लगा के सब इम्तिहान पास करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका तो मेरे ख्याल में यही हाल है कल मैं फेसबुक कि पे किताब। अच्छा, एक और जो चीज है उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि एक वक्त ऐसा हुआ करता है सामा जी कि उसमें लोग किताबें तोहफा दिया करते बिल्कुल थे, एक दूसरे को गिफ्ट किया बिल्कुल करते सही थे बात की किताबों का। आपने। अब देख लें कि कितने लोग हैं जो आजकल करते हैं। मुझे तो कोई भी नहीं हाँ। देता बुक्स का तोहफा। लड़कियों को तो तो सिर्फ ज्वेलरी रवाज ही खत्म हो गया और ना, इन ज्वेलरी चीजों का और हुआ करता था। जो है इयररिंग्स और बस यही सब चीजें गिफ्ट मिल रही होती हैं, और बुक्स जो है वो कोई कहीं पे नजर नहीं आती कि कोई किसी को गिफ्ट दे। जी हाँ। उस दिन मैं फेसबुक पे तारी साहब एक बड़े मजे की चीज पढ़ रही थी, उसमें एक बंदे ने लिखा कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो मैंने देखा कि खातून जो है वो हाथ में किताब लेके पढ़ रही हैं और साथ में उनकी बेटी भी किताब लेके पढ़ रही है। तो उन्होंने खातून से कहा कि मैं हैरान हूँ, आजकल के बच्चों के हाथों में तो मोबाइल होते हैं लेकिन आपकी बेटी जो है वो किताब पढ़ रही है, तो मुझे ये देख के बहुत हैरानी हो रही है। तो उस औरत ने उन्हें जवाब दिया कि मैं क्या कहूँ, बच्चे बहुत बड़े चीटर होते हैं। मतलब वो चीट करते हैं जैसे माँ बाप करते हैं, जिनको बचपन से वो देखते हैं, दे चीट एक्चुअली। वो उन्हीं को देख देख के उन्हीं की कॉपी करते हैं और उन्हीं से ही सीखते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जी जैसे घर का माहौल, वालिदैन अगर पढ़ने वाले होंगे, बचपन से अगर बच्चे उनके हाथों में किताबें देखेंगे तो बच्चे खुद भी उनको आदत पड़ेगी ये रीड करने की। जी मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। बिल्कुल। मुझे बताएं तारिक साहब, क्या आपकी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि उन्हें डाउनलोड करके या ऑनलाइन जाके पढ़ा जा सके? जी बिल्कुल है। मेरी जो अभी जो एक तो नई किताब अभी आई है वो तो नहीं होगी अभी, लेकिन जो पहले वाली तीनों किताबें हैं वो जो दुनिया की उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट है रेख्ता.com, ये भारत से मुतल्लक है। जो दुनिया के सिलेक्टेड जो राइटर्स हैं सिर्फ उन्हीं की किताबें वहां पर उन्होंने महफूज की हैं। रेख्ता REKHTA.com, तो उसमें मेरी जो पहली तीनों किताबें उसमें हैं, अवेलेबल हैं। और इसके अलावा एक पाकिस्तानी वेबसाइट है, वो उसमें भी बहुत सारी सैकड़ों किताबें हैं। वो बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया से ही ताल्लुक रखते हैं साथी, ओके। ब्रिस्बेन में होते हैं। पोंजनोद.com, पोंजनोद, उसमें भी मेरी तीनों किताबें उसमें मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर कोई लोग पढ़ना चाहें आजकल तो अमेजोन में, और ये जो क्योंकि पब्लिशर काफी अच्छे हैं इनके, उन्होंने किताबें तकरीबन जितने भी बुक बड़े बड़े बुक स्टोर हैं वहां पर ये किताब पहुंचाई है। और खुद इनको फोन करके भी ये किताब मंगवाई जा सकती है, जहां पर भी लोग अगर कोई फोन करे या कोई लेना चाहे तो वो किताब भिजवा देते हैं। ये तो खैर वो पढ़ने वाले के शौक पर डिपेंड करता है, वरना किताब कोई मिल जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि नहीं मिलती। इसके अलावा अगर हमारे को देखने वाले चाहते हैं कि बुक के ऊपर तारिक साहब का साइन भी चाहिए और वो उनको रीड करना चाहते हैं तो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और मैं जब भी सिडनी जाऊंगी तो मैं तारिक साहब से साइन लेके उनको बुक वापस भिजवा दूंगी। तो बिल्कुल ये मेरी तरफ से फ्री बिल्कुल हाजिर सर्विस है। है अपने देखने वालों के लिए। जो भी बुक नहीं तो आप ऐसा करें ना, जिसको इतना ज्यादा शौक है टिकट भेज दे, मैं आ जाता हूँ उधर ही, बस ठीक है, किताब भी जिसको ले आता शौक हूँ। है जहां जहां वो टिकट भेज के बुला भी सकते हैं तारिक साहब को और बुक भी कर सकते हैं। आप बुला भी सकते हम हैं, साइन ले सकते हैं हाजिर है। तारिक साहब का। तो नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा किसी को एक्साइटमेंट है या किताब पढ़ना चाहते हैं, असल में यहाँ आपको पता है पोस्टेज काफी महंगी है। बिल्कुल और किताबों का जो खालक होता है, चाहे वो अच्छे से अच्छा राइटर हो, मैं तो खैर उसमें अपने आप को नहीं समझता, लेकिन किताबें आजकल जो है ना वो आपको कुछ ये कोई जरिया इनकम नहीं है, बिल्कुल बल्कि इस पर आपका खर्च ही होता है। बिल्कुल किताबें पैसे देकर एक किस्म की पब्लिशिंग होती है, फिर उसके बाद यहाँ उनको लाना बहुत महंगा पड़ता है। फिर आगे जो यहाँ पोस्टेज होती है वो महंगी होती है।
अभी तकरीबन रनुमाई हो रही है, उसमें भी खर्चा कर रहे हैं। तो जो राइटर होता है वो तो खर्चा ही करता रहता है, उसको तो सही कुछ मिलता बात है नहीं है। ये, इट्स नॉट लाइक अ मूवी और हाँ, ड्रामा। उसके जरिए जो पब्लिशर होता है वो कमा रहे बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं, कंपोजर कमा रहा होता है, डिजाइन करने वाला कमा रहा होता है, जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी कमा रहा सही होता है, बात है। लेकिन राइटर जिसने लिखी होती है वो गंवा वैसे रहा ना होता है। बुक्स के लिए भी तारिक साहब मूवीज की तरह और ड्रामों की तरह होना चाहिए कि उसको स्पॉन्सर करें लोग, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट भी हो ताकि आपको भी कुछ पैसे मिले। वो सिर्फ मूवी वालों को, ड्रामा वालों को मिलते हैं, बुक्स के लिए कुछ ऐसे स्पॉन्सरशिप्स होती नहीं है। हमें नादिया भी हेलो बोल रही हैं, आपको सलाम बोल रही हैं। थैंक यू नादिया हमें ज्वाइन करने का। वालेकुम सहर सलाम। अमजद ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो इनशाला ये हम वीडियो जो है तारिक साहब की डिफरेंट सारे प्लेटफॉर्म पे। देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक साहब कुछ जी, हमें जाते जाते कुछ सुनाए, अपना कुछ भी लिखा हुआ छोटी सी कोई भी तहरीर जो है अगर आप सुना सकें, मुनासिब लगे आपको तो। हाँ, मैंने उसको मुंतखब तो नहीं की थी पहले, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर कुछ जल्दी जल्दी मैं कुछ चीज थोड़ी सी कुछ आपको आपकी नजर कर दूं। एकदम से मुझे वो देखना पड़ेगा। तो नई वाली जाए कोई किताब मैं पोएम देखता आपने हूँ लिखी उसमें हो, से। कोई छोटा सा कुछ मुझे जी याद है आपने पोएम भी लिखी है। जी जी। मैं देखता हूँ कि इसमें थोड़ी सी जो मुख्तसर सी कहीं से कोई चीज ऐसी दिलचस्प सी कोई चीज आपको नजर आई तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह जो है ना, मैंने देखा है कि आपका जो ये शो है काफी अच्छा है, काफी लोग इसको देखते भी हैं और काफी इंटरेस्टिंग सवाल आप करती हैं, और काफी अच्छा जा रहा है। थैंक तो यू। इसको सिलसिले को जारी रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छे हमारे पढ़े लिखे काफी सारे जर्नलिस्ट हैं जो कि हमारे ग्रुप में हैं। बहुत सारे कॉलम राइटर्स हैं जो कि हमारे ग्रुप में ऑलरेडी हैं, जो पाकिस्तान में न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं। तो काफी अच्छे लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला सब आपको देखेंगे और हम सबको बताएंगे कि तारिक साहब बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टुवर्ड उर्दू लिटरेचर। और हमें हमारी जिम्मेदारी एज अ पाकिस्तानी बनती है कि हम इस तरह के जो एसेट हैं, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उर्दू जबान को जिंदा रखने के लिए, जी जी उसे आगे लेके जा रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें आगे लेके आए, उनकी बुक्स रीड करें। जैसे तारिक साहब ने कहा कि राइटर सिर्फ स्पेंड ही कर रहा होता है, उसके पास कुछ नहीं आ रहा होता। तो मतलब उसके पास तब आएगा जब हम उनकी बुक्स खरीदेंगे, जो है उन्हें प्रमोट करेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें प्रमोट करें और उर्दू लिटरेचर को प्रमोट करें। जी तारिक साहब कुछ मिला अच्छा, ये आपको? मैंने थोड़ा सा कोई हिस्सा मुंतखब किया है आपके लिए, ओके। अगर आप इजाजत जी जी दें जी। तो। ये मेरा न्यूजीलैंड का जो सफरनामा है उसका, उसमें से एक छोटा सा एक सफे का है। तो ये यहाँ, जब मैं न्यूजीलैंड का एक छोटा सा टाउन है क्वींसटाउन, एक हिल स्टेशन है, वहां पर मैं गया था। तो उसके छोटे से एयरपोर्ट पे उतरा। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसका आगे मैं लिखता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अशियाए खुर्दनोश, चौबी मसनूआत, बीज, दवाएं और इस तरह की दीगर अशिया लाना ममनू है। ऐसी कोई शय लाया हूं तो उसे कस्टम में डिक्लेयर कराना और पास करवाना जरूरी है। इस सारे तरद्दुद की वजह यह है कि इस खित्ते में इंसानों, जानवरों, हत्ता के पौधों में वो जरासीम नहीं है जो दीगर कई ममालिक में पाए जाते हैं। यहाँ के अरबाब इख्तियार की मंशा ये है कि वो जरासीम यहाँ पनपने ना पाए। हम एशियाइयों की मिठाइयों और मसाला जात को ऑस्ट्रेलियन हुकाम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं और अक्सर सरफे नजर का मुजाहरा करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के इस दूर उफ्तादा कस्बे के कस्टम मुकाम को हमने पहली मरतबा शान, मिर्च मसालों और माश की धुली हुई दाल से रोशनास कराया तो उनमें हलचल मच गई। उन्हें न्यूजीलैंड की नबाताती हयात खतरे में नजर आने लगी। हुआ यूं कि जब हमने क्वींसटाउन की सेहत का प्रोग्राम बना लिया तो उसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करने लगे। अल्लाह भला करे, इंटरनेट का जो हर जगह का कच्चा चिट्ठा बयान कर देता है। इंटरनेट से हमें मालूम हुआ कि क्वींसटाउन में ना हलाल खानों का रेस्तोरान है और ना हलाल गोश्त की दुकान। यह हमारे लिए लम्हा फिक्रिया था। 5 दिन तक गोश्त के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल था। इससे ज्यादा मुश्किल ये थी कि मुसलसल 5 दिन तक मिर्च मसाले वालों खानों से दूर रहा जाए। इन दो इन दो चीजों से दूरी से बिल तरतीब हमारी मुसलमानी और पाकिस्तानियत दोनों खतरे में पड़ सकती थी। 5 दिनों तक रूखा पीका और उबला हुआ खाना खाने से तो बेहतर था ऐसी जगह की सियाहत से बाज रहा जाए। उधर हमारे मोटल के अपार्टमेंट में किचन और खाने पकाने के तमाम लवाजमात मौजूद थे। हमने इससे फायदा उठाने का फैसला किया
जहाज में गोश्त ले जाना तो मुश्किल था, तब हमने थोड़े से मसाला जात और पाव बार माश की दाल साथ रख ली ताकि देसी लज्जत कामोद्दीन का एहतमाम किया जा सके। प्रोग्राम यही था कि बाहर के फीके खानों के साथ शाम के वक्त घर की दाल सब्जी से देसी खानों का चटखारा हासिल कर लेंगे। उस वक्त तक हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये पाव बार दाल और चटांग बार मसाले हमारे गले की हड्डी बन जाएंगे। हमने साफ नीति का मुजाहरा करते हुए कस्टम के फॉर्म में इन मसालों और दाल का जिक्र कर दिया, जिसे देखकर न्यूजीलैंड के कस्टम हुकाम के कान खड़े हो गए। हमें आम कतार से अलग करके दूसरे काउंटर पर ले जाया गया, जहां मसालों और दाल का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। उसके साथ साथ हमारे खतरनाक इरादों को जानने के लिए हमारा इंटरव्यू भी शुरू कर दिया गया। इस दौरान तरबियत याफ्ता कुत्ते, सचमुच के असली कुत्ते, हमारे सामान के इर्द गिर्द मंडलाते रहे। आधे घंटे के सवालों जवाब और गहरी तहकीक के बाद दाल और मिर्चों को न्यूजीलैंड के लिए खतरे से खाली करार दिया गया। इन अशाए खुद को बेजरर करार देकर साथ ले जाने की इजाजत दे दी गई। हमने यूं सुकून का सांस लिया जैसे तजारती सामान से लदा कंटेनर क्लियर करवा लिया। ये थोड़ा सा मुख्तसर सा एक बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे कहते हैं कि मुसलमान जो है वो इंडिया से 3 गुना ज्यादा गोश्त खाते हैं, और आपने सही फरमाया कि गोश्त के बगैर तो जो है वो हमारी मुसलमानियत और हमारा पाकिस्तानी दोनों ही जो है वो रिस्क में चले जाते हैं। मतलब गोश्त ही गोश्त जो है वो खाने में होना चाहिए, थोड़ी तादाद में हो लेकिन होना जरूर चाहिए। गोश्त के बगैर और खास तौर पर मिर्च मसाले वाले खानों हाँ के सही बगैर तो बात आपको है। पता ही है ना, उबले फीके खाने कब तक पहले खाएंगे तो आप। शान के थे, अब तो नेचुरल नहीं, वो के भी काफी आते मसला हैं। हुआ था उसका। फिर मैं आपको बताऊं ना, इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि आगे जो लंबा चौड़ा वाकया मैं बयान नहीं कर सकता, पूरा वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि टुकड़ों की शक्ल में। तो वो जो दाल थोड़ी सी हम लेकर गए थे और जो मसाले लेकर गए थे, वो हमें खाने नसीब नहीं हुए। हुआ ये कि जिस दिन 2-3 दिन के बाद जब नंबर आया, एक दिन हमने कहा शाम को पकाते हैं, तो मैं और मेरी वाइफ थे, तो हम लोग बाहर से घूमते रहे। शाम को जब घर आ गए तो मैं चला गया बाथरूम में और मेरी वाइफ ने खाना पकाने के लिए रख दिया। और जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो पूरा जो कमरा था, पूरा जो अपार्टमेंट था, वो धुएं से भरा हुआ था और अलार्म अलार्म बजना शुरू हो गया। तो अलार्म पूरा होटल जो था ना, वो जो अपार्टमेंट थे वो पूरे फैले हुए थे पहाड़ी के ढलवान पर, सारे आगे पीछे। तो वो मैंने देखा इधर उधर बट धुएं से भरा हुआ। मैंने खिड़कियां खिड़कियां खोली, चेक किया कि आग कहाँ लगी है। पता चला जी वो जो दाल रखी हुई थी वो जल गई है। जो दाल पकाने के लिए रखा था ना वो जल गई है, उसी से धुआं निकल रहा था। तो खतरा ये था कि फायर ब्रिगेड भी आ जाएगी। तो हमने वो खैर बाहर निकला तो मैंने स्विच मुझे मिल गया, उसको मैंने बंद कर दिया। इतनी देर में होटल का स्टाफ भी आ गया, उनको मैंने बताया कि आग वाग नहीं लगी, सिर्फ हमारा फूड जो था ना वो जला है। तो वो उसकी स्मेल से और धुएं से वो पूरा जो है ना वो होटल भी, तो हमें जो इतनी वो रास मुश्किलात से नहीं जो आई, लेकर गए मतलब थे वो वो भी खाने किस्मत में नसीब नहीं नहीं हुई। थी, बस वो खाना जो था ना तो आपका। वो उसका फिर मैंने लिखा था कि ये ना थी किस्मत में कि वसाले दाल होता, ये ना थी किस्मत में कि वसाले दाल होता, अगर और भी लाते तो उसका यही यही हाल हाल होता। होता। सही बात है। बहुत खूब तारिक साहब, बहुत मजा आया, मतलब सुनने में इतना मजा आ रहा है, तो पूरी डिटेल में पढ़ने मुझे इमिग्रेशन याद आ गई, ऑस्ट्रेलिया की जो हाल होता है यहाँ पे भी। तो आई थिंक न्यूजीलैंड का भी एग्जैक्टली वही हाल है, खासतौर पे कुत्तों की जो आपने बात की। तो बहुत लाजवाब, बहुत मजा आया तारिक साहब बात करने में। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, बहुत शुक्रिया। मतलब मैं यही कहूंगा कि जो आप अच्छा काम कर रही हैं, देखें ना, एक आप मेलबर्न में हैं, मैं सिडनी में हूँ, और बहुत सारे साथी हैं, कोई पाकिस्तान में होंगे, कोई कनाडा में, कोई दूसरे मुल्कों में। तो एक पाकिस्तानियों को हमने एक दूसरे को जोड़ने की एक कोशिश है। जो जिस हद तक भी कर रहा है, जो भी अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आपने मुझे मौका दिया, अपने जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपको देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे बात करने का और इंटरेक्शन का मौका मिला। तो मैं आपका भी मशकूर हूँ और उन सब लोगों का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ रहे। और इन कोशिशों को अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे और इस सिलसिला आगे से आगे बढ़ाएं, और हमारी दुआएं आपके साथ शामिल हैं। बिल्कुल तारिक तो साहब, बहुत आज शुक्रिया मैंने आपका। आपको एक नई चीज सिखाई भी है जिसका क्रेडिट आप मुझे देंगे, और वो है फेसबुक पे लाइव कैसे आना है। तो थैंक यू हर वेरी दिन मच, आपने वाकई ये नई हर चीज दिन सिखाई है मेरे हर दिन एक लिए। नई लर्निंग होती है, एक जिंदगी नई सीखने चीज। का नाम है जी। देखे, ये सीखने का अमल आखिर तक, मरते वक्त तक जारी बिल्कुल सही रहता है। कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही आज कह आपने भी रहे सिखा दिया, आप मेरे उस्तादों में शामिल हो चुकी हैं। है। शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा तारिक साहब आपसे बात करके, माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइवली पर्सनालिटी है। हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। 14 जुलाई को आपकी लॉन्च है, अल्लाह मियां आपको बहुत कामयाब करे और आपकी बुक जो है वो हाथों हाथ बिके और लोग उसे पसंद भी करें।
तो इंशाल्लाह थैंक ताला यू। फिर अगली जब बुक आएगी तो फिर हम आपको साथ लेके आएंगे और फिर उसके ऊपर जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक तब यू वेरी तक मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और थैंक यू एवरीवन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। प्लीज आप तारिक साहब का नाम, उनकी बुक की डिटेल प्लीज आगे शेयर करें, उसे बाय करें, रीड करें। और तारिक साहब से हमारे ग्रुप में भी वो मौजूद हैं 3P में, तो उनके फेसबुक पे उन्हें कमेंट करें और उन्हें उनका फीडबैक दें कि उनकी बुक जो है वो कैसी थी। तो तारिक साहब मैं भी इंशाल्लाह आपको थैंक यू। अनकरीब फीडबैक दूंगी बुक रीड करने के बाद। टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज थैंक तारिक यू। साहब। ओके, खुदा अल्लाह हाफिज, हाफिज, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज।